हम लोग भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 22 तक कवर कर लिया। अब उससे आगे आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा है, ठीक है। तो इसको चलिए पढ़ते हैं। आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। ह्यूमन तस्करी, मानव तस्करी जो होता है उसके बारे में चर्चा है। बलात् श्रम हो गया, जबरदस्ती श्रम जिसको बोलते हैं, और एक बेगारी श्रम, बिना वेतन के काम करना, ठीक। ये तीनों चीज़ पर रोक लगाया जाता है। किसके जरिए? आर्टिकल 23 के जरिए ये तीनों पर रोक है। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि ह्यूमन तस्करी का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 23, बलात् श्रम का संबंध किससे है, तो 23, और बेगारी प्रथा जो है उसका संबंध भी किससे है, तो 23, ठीक है। इस सभी का आंसर 23 होगा। और एक चीज़, लोकहित और सार्वजनिक प्रयोजन हेतु लोगों से काम कराया जा सकता है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। लोकहित और सार्वजनिक प्रयोजन हेतु लोगों से काम कराया जा सकता है, ठीक। अब आते हैं 24 में बोला गया बलात् श्रम पर रोक, ठीक है। बाल श्रम जो होगा, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर बाल श्रम पर रोक लगाया गया। उन्हें फैक्ट्री में नहीं काम कराया जा सकता, माइंस में भी नहीं, और डेंजर वर्क जो है उस पर भी काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। ये सब तीन चीज़ में काम नहीं कराया जा सकता किस 14 से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए कि अधिनियम भी बनाया गया था। उसका अधिनियम का नाम क्या है? तो अधिनियम 1986 है, ठीक। उसका नाम है पूरा बाल श्रम निषेध एवं विनियमन एक्ट, ठीक है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1986। इसका निर्माण किसके तहत हुआ? एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो वो है आर्टिकल 24 के तहत, ठीक है। हम लोग 23, 24 पढ़ चुके हैं। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें हम लोग को आर्टिकल 25 से 28 तक कवर करना है, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। अब 25 पढ़ते क्या बोला गया है 25 में जो है बोला गया है कि अंतःकरण, धर्म को मानने, धर्म का प्रचार करने और धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। किसको? सभी नागरिकों को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अंतःकरण, धर्म को मानने, धर्म का प्रचार करने और धर्म का अनुसरण आचरण करने की स्वतंत्रता है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है। ये अधिनियम जो है, यानी कि आर्टिकल जो 25 है आपका, वो क्या बोला है कि ये अधिनियम 3 कंडीशन पर प्राप्त है। कौन कौन सा 3 कंडीशन? एक 3 कंडीशन पूछा जाता है, याद रखिएगा। लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, सदाचार यानी कि मॉरलिटी, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, ठीक है। ये 3 कंडीशन है। ये 3 कंडीशन पर ही ये अधिनियम प्राप्त होता है, ठीक। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। इन 3 दशा के आधार पर ही आर्टिकल 25 पर रोक लगाया जा सकता है, ये भी याद रखना आपको। इसी के आधार बनाकर आपको 25 पर रोक भी लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आते हैं। राज्य आर्थिक, राजनीतिक और पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को नियमित कर सकता है, ठीक है। आर्थिक, राजनीतिक और पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है राज्य, ठीक है। यहाँ राज्य का संबंध देश से है। और धर्म के अनुरूप आचरण करने के तहत सिखों को कृपान, मुस्लिमों को दाढ़ी और हिंदुओं को टिक्की रखने का अधिकार है, ठीक है। धर्म का अनुरूप आचरण करने के तहत, यानी कि 25 के ही अंतर्गत ये चीज़, तीनों चीज़ आता है, ये याद रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सायरा बानो वर्सेस भारत संघ। इसका जो जबरदस्त फैसला आया था 2017 में, ठीक। इसमें जो फैसला दिया गया था उसमें बोला गया था कि 3 तलाक जो है उस पर रोक लगाया, यानी कि 3 तलाक को तलाक बिद्दत बोला जाता है, इस पर रोक लगाया गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। अनुच्छेद 25 में यह भी उल्लेख है कि हिंदू धार्मिक संस्थान सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। अब यहाँ हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, यहाँ हिंदू का मतलब क्या क्या है याद रखिएगा। बौद्धिक है, जैन है, सिख है, ठीक है। यहाँ हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, इसमें बौद्ध भी शामिल है, जैन भी शामिल और सिख भी शामिल। ये तीनों याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडियन यंग लॉयर्स वर्सेस केरल राज्य, ठीक है। इंडियन यंग लॉयर्स वर्सेस केरल राज्य। इसमें क्या बोला गया था कि यह सबरीमाला मंदिर से संबंधित है। इसमें बोला गया था कि अनुच्छेद 14, 15, 17 और 25 को आधार बनाकर महिला के प्रवेश पर लगी जो रोक था उसको हटाया गया, ठीक है। सबरीमाला मंदिर में क्या था ना कि महिला का वहाँ प्रवेश निषेध था, लेकिन अनुच्छेद 14, 15, 17 और 25 को आधार बनाया गया और वो रोक को हटाया गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या बोला गया? सभी व्यक्तियों को धार्मिक संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार है, उनका उचित प्रबंधन करने का अधिकार है, ठीक है। जंगम मतलब चल एवं अस्थावर यानी कि अचल संपत्ति रखने का अधिकार है, उस संपत्ति का समुचित उपयोग करने का अधिकार है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो चारों अधिकार दिया गया, ये इसके भी 3 दशा यानी कि 3 कंडीशन, यदि ये 3 कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो आपको छीन लिया जाएगा। कौन कौन सा कंडीशन है? तो लोक व्यवस्था है, सदाचार है और स्वास्थ्य, वही 3 कंडीशन जो आर्टिकल 25 में था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 27 क्या बोलता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु कर देने के लिए बाधित नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? और एक चीज़ इसमें है, धार्मिक कार्य हेतु रखा गया धन टैक्स फ्री होता है, बट एंट्री फी देना पड़ता है उसमें, ये भी याद रखना आपको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट,
आर्टिकल 26 के तहत ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 26 के तहत है। दाढ़ी वगैरह रखने के लिए 25 था, और ये जो यज्ञ, हवन और सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है वो 26 के अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28 पर। 28 में बोला गया है, 28 का पहला देखते हैं, 28 का 1। 28 में 1 बोला गया, सरकार द्वारा स्थापित या सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि सरकारी जितना भी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है 28 का 2। 28 का 2 में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण संस्थाओं में ये प्रावधान लागू नहीं होते, यानी कि जो जिसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना है उसमें ये चीज़ लागू नहीं होगा, जैसे मदरसा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आते हैं 28 का 3 में क्या बोला गया? 28 का 3 में बोला गया, किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्य हेतु बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी शिक्षण संस्थान में, कोई भी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कहीं भी हो, लेकिन वहाँ पे आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप ये करो, आप ये करो। ठीक है, किसी को धार्मिक कार्य हेतु बाध्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 2 केसेस था, उसमें जो फैसला था वो फैसला को देख लेते हैं। अरुणा राय वर्सेस भारत संघ 2002 का मामला है, जिसमें फैसला यह आया था कि पंथ निरपेक्षता जो है संविधान की विशेषता है, जिसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए और उसके प्रति आदर का भाव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदू है तो मुसलमान को अनादर की दृष्टि से देखेंगे और आप मुसलमान है तो हिंदू को अनादर की दृष्टि से देखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। केस देखते हैं दूसरा केस, MR बम्बई वर्सेज भारत संघ 1994। उसमें क्या बोला गया? पंथ निरपेक्षता जो है ना संविधान के आधारभूत संरचना का भाग है। क्लियर हो गया? अब है संस्कृति का एवं शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल जो 29 और 30 इससे संबंधित है। ठीक है, 29 और 30 में आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये जो अधिकार है सिर्फ अल्पसंख्यकों से संबंधित है, याद रखना आपको, ये अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित है। संविधान में जो अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख तो है, परंतु इसका किसी भी अनुच्छेद में परिभाषा नहीं दिया गया कि अल्पसंख्यक है किसको या किसको बोलते हैं। ठीक, नहीं देखते। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेशानुसार 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश दिया था, उसमें क्या बोला था कि अल्पसंख्यकों का जो निर्धारण होगा देश की जनसंख्या पर किया जाएगा, ना कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर। क्लियर है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण नहीं होगा, बल्कि देश की जनसंख्या के आधार पर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 में क्या बोल रहा है आर्टिकल 29 में बोल रहा है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब 29 का क में क्या बोल रहा है देखिए, इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। ठीक, अब 29 का 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा या इनमें से किसी के भी आधार पर, नहीं ये चार जो आधार दिए हैं, चारों में से किसी भी के भी आधार पर राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। क्लियर हो गया? अब नहीं देखते हैं आर्टिकल 15B में क्या बोल रहा है और आर्टिकल 29B में क्या बोल रहा है। ये दोनों में थोड़ा यह ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। आर्टिकल जो 15B में है उसमें पाँच दिया हुआ आधार। ठीक है, टोटल आधार 5 है, इसमें 4 ही आधार है। क्लियर? अब अंतर कहाँ का देखिए, जाति, धर्म और मूल वंश, ये तीनों में, इसमें भी है जाति, धर्म और मूल वंश। ठीक है, इसमें अंतर क्या, इसमें भाषा ऐड किया गया। इसमें क्या 29B में भाषा ऐड किया गया, और इसमें अंतर क्या, इसमें लिंग और जन्मस्थान, ये 3 चीज़ें। ठीक है, समझ में आ गया था? अब नहीं देखते हैं आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है, सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने, उसका प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? नोट, अब मदरसा में जो इस्लामिक शिक्षा दी जाती है इसी के आधार पर दी जाती है, मतलब आर्टिकल 30 के आधार पर जो मदरसा में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है इसी के आधार पर है। और एक चीज़, RT जो है 2009 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है। राइट टू एजुकेशन जो 2009 का एक्ट था वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं RT क्या है, RT एक बार देख लेते हैं। RT राइट टू एजुकेशन एक्ट 1909 में है, जो इसको लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, समाज के दुर्बल वर्ग के लिए स्कूलों में 25% का आरक्षण होगा। समाज के दुर्बल वर्ग जो होगा उसके लिए स्कूलों में 25% का आरक्षण होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं 32 में क्या बोला, राज्य जो है वित्त अनुदान देते समय किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, जो भी वित्त सहायता देगा किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को उसमें भेदभाव नहीं करेगा कि इसको ज़्यादा दे दिया, इसको कम दिया, ऐसा नहीं करेगा। सभी को समान नज़र से देखेगा। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल जो 31 है इसमें बोला संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया था। ठीक है, जब क्लास शुरू किया तो उसमें बताया था संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में उसको हटा दिया गया और इसको क्या किया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये 44वां संविधान संशोधन से हटाया गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। लागू कब हुआ, 1979 में। ठीक है, इसके जरिए क्या हुआ ना, 300A में इसको डाल दिया गया, किसको, संपत्ति का अधिकार को, संपत्ति का अधिकार को 300A में डाल दिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ था उसके साथ 31A और 31B जोड़ा गया था। ठीक, जो पहला क्लास में जब पढ़ा रहा था उस टाइम फर्स्ट संविधान संशोधन 31 और 31B जोड़ा गया था। इसमें क्या क्या था जानिए उसको।
पहला जो था 31A देख लेता हूँ, क्या बोल रहा है, संपत्ति का जो समुचित प्रबंधन है तथा लोक हित में उसका उपयोग राज्य कर सकता है। क्लियर हो गया। और दूसरा देखिए, अर्थात सरकार आपकी संपत्ति छीन सकती है। क्लियर, सीधा बात। 31 का बी अब देखते हैं। 31 का बी में बोल रहा है ऐसी विधि जो भाग 3 से असंगत है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसको नवीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। नवीं अनुसूची जब पढ़ा रहा था उस टाइम बताया था कि 31 का बी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। बेगम अयार ने 31 जो अनुच्छेद था इसको संविधान का काला धब्बा बोला। ठीक है, और प्रोफेसर जो सिब्बल लाल सक्सेना ने 31 को पूंजीवाद का घोषणा पत्र कहा। ठीक है, इसके अनुसार 31 जो है नीति निश्चित तत्वों के लागू होने में कठिनाई उत्पन्न करेगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 31A और 31B अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब आर्टिकल 31C देखते हैं। 31C को जो है 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। 1971 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 31C में क्या बोलता है। 31C में बोला गया कि अनुच्छेद जो 31B और C होगा उसको मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी जाएगी। अब 39B और 39C क्या है, तो ये है आपका DPS यानी कि नीति निश्चित तत्व में आता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि 31B और 31C में जो होगा उसको मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। 26 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें क्या हुआ था। 26 अमेंडमेंट 1971 में इसमें क्या हुआ था, राजा और महाराजाओं के पेंशन तथा प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया। ठीक है, पेंशन तो सबको समझ में आता है। प्रिवी पर्स क्या है, प्रिवी पर्स का देखिए क्या है, पर यह राजाओं को खर्च करने के लिए कम से कम राजाओं को खर्च करने के हेतु दिया जाने वाला रकम को प्रिवी पर्स बुलाया था। ठीक है, पर यह राजा देखिए शुरुआत में तो राजा महाराजा भारत में रहता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि संविधान लागू हुआ, फिर राजा हुआ, फिर उसमें प्रधानमंत्री वगैरह बनने लगे, फिर जितना राजा महाराजा था वो प्रथा को सारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तब राजा महाराजा का प्रथा समाप्त हो गया, फिर राजा महाराजा का जो पूंजी था उसको कैसे रहेगा, कैसे जीवन यापन कैसे करेगा, तो वो लोग के लिए एक प्रति वर्ष जो है रकम दिया जाता था। ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया कब, 1971 में 26 संविधान संशोधन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केशवानंद वर्सेस केरल राज्य। इसमें क्या बोला था, इसमें संविधान 24, 25 और 26 को चुनौती दी गई थी। ठीक है, और चुनौती को खारिज कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए चुनौती खारिज कर दिया। इसमें क्या बोला कि संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन होने पर संविधान संशोधन को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये भी चीज़ बोला गया था इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1970 में लागू हुआ, इसलिए यहाँ पे लिखा है 1970। ठीक है, 76 में हुआ था, के द्वारा अनुच्छेद 31C में ये लिख दिया गया कि सभी नीति निश्चित तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा ऊपर में भी हम लोग पढ़ा था कि 31 जो 39B और 39C ये दोनों पर सिर्फ प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ ना कि जब 42 जो अमेंडमेंट हुआ था यानी 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसके जरिए क्या बोला कि जितना भी नीति निर्देश था DPS पे जितना भी है सारा मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, सारा को क्लियर। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। मिनर्वा मिल्स भारत संघ में क्या बोला था, 1980 में जो हुआ था उसका फैसला आया था। इसमें बोला गया कि 42वां संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, और इसमें क्या हुआ, फैसला में क्या हुआ, आर्टिकल जो 31C है इसके अंतर्गत जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे रद्द कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारा जो प्राथमिकता दी गया था ये चीज़ है इसको रद्द कर दिया गया। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। 31D में क्या बोलता है कि 42nd संविधान संशोधन 1970 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों एवं राष्ट्र विरोधी संगठन को नियंत्रित करने हेतु बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। क्लियर हो गया। और उसके बाद इसे 43rd संविधान संशोधन 1970 द्वारा हटा दिया गया। ये भी याद रखना आपको, इसको हटा भी दिया गया। 42 में लाया, 43 में हटा दिया गया। ठीक है, कौन हटाया, तो मोरारजी देसाई। क्लियर, नेक्स्ट एक बार सारा जो 31वां संविधान था 31वां आर्टिकल उसको पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार, इसको हटाया गया 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, आर्टिकल 31 का ए, इसमें क्या था, फर्स्ट संविधान संशोधन जो इसको जोड़ा गया, और इसमें क्या था, राज्य को संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, उसके बाद 31 का बी में पहला संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसमें विधि जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, इसको नवीन अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक, आर्टिकल 31C में क्या था, 31C में था 25वां संविधान संशोधन जरा इसको जोड़ा गया। इसमें जो है 31B और C नहीं है, 39 होगा। ठीक है, 39B और C के ऊपर फंडामेंटल राइट को ये देगा, वो उसके ऊपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 31D में क्या था, 42वां संविधान संशोधन जो इसको जोड़ा गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो कानून जो बनाएगा न्यायालय में चुनौती उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इसको हटा भी दिया गया 43rd में। क्लियर हो गया, सारा रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या बोला गया, तो इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको नॉर्मली से याद रखना आपको कि इसमें जो है होबियस कॉर्पस वगैरह जो है 5 तरह का रीड जो जारी करता है उसका जिक्र होगा इसमें कौन सा जिक्र है, किसमें जिक्र है, चलिए शुरू करते हैं इसको, शुरू से विस्तार से जानते हैं। ठीक,
तो सबसे पहले 32(1) पढ़ लेते हैं। 32(1) में क्या, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने पर या फिर होने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी रक्षा हेतु याचिका जारी की जाएगी। याचिका जारी की जाएगी, इसका जिक्र है 32(1) में। और कौन कौन से याचिका जारी की जाएगी, इसका जिक्र है 32(2) में। क्लियर है, कौन कौन सा याचिका जारी की जाएगी उसका 32 में जिक्र है, और याचिका जारी की जाएगी वो है 31 में। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार के। वो 5 प्रकार को हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है। पहला प्रकार होबियस कर्पस, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। सशरीर उपस्थित करना, नॉर्मल इसका अर्थ है सशरीर उपस्थित करना, यानी कि होबियस कर्पस मतलब सशरीर उपस्थित करना। इसको मैं एक कट करके भी वीडियो डाल दूंगा छोटा सा, ताकि आप लोग को आसानी हो पढ़ने में, ठीक। अभी फिलहाल इसको इसी में रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो होबियस कर्पस है, इसके साथ क्या होगा? इसके तहत ना है आपको अवैध रूप से बंदी बनाकर ले जाने पर उच्चतम न्यायालय जो है उसे व्यापकगत रूप से सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश देता है, ठीक है। यानी कि यदि आपको कहीं अवैध रूप से बंदी बना लिया ना, और यदि होबियस कर्पस आपको लगा दिया, होबियस कर्पस यदि आपको यदि ऐसा है, होबियस कर्पस यदि रिट जारी हुआ, तो फिर आपको सशरीर उसको उपस्थित करना पड़ेगा। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये याचिका जो है पर्सनल लायबिलिटी से संबंधित है। इस भी डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि पर्सनल लायबिलिटी से संबंधित कौन सा याचिका है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कौन सा संबंधित है, तो वह आपका होबियस कर्पस। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं ADM जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला। ये जो केस था, ये होबियस कर्पस वाद के भी नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था, इसमें न्यायालय में होबियस कर्पस याचिका को खारिज कर दिया गया। इसमें 9 उच्च न्यायालय ने याचिका दायर की थी, ठीक है। इसको छोड़िए, इसको जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मेंडेमस क्या है, तो इसमें दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हम होबियस कर्पस पढ़े, और मेंडेमस दूसरा। मेंडेमस को हिंदी में बोलते हैं परमादेश, ठीक है, परमादेश, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ये क्या, ये कब होता है, किस पर लगता है? किसी संस्था द्वारा निर्धारित कार्य न करने पर उस संस्था को वे कार्य करने का आदेश देना हम आदेश देते हैं कहलाता है, यानी कि परमादेश है वो चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना, ठीक है। रोकना मतलब स्टे ऑर्डर जो होता है इसी के अंतर्गत आता है, स्टे ऑर्डर यानी कि रोकना, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई संस्था अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो उसे रोकने हेतु ये याचिका जारी की जाती है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं चौथा, जो है सर्टिराई, ठीक है। सर्टिराई या फिर इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। इसको मतलब क्या? टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित होना, यानी कि सूचित किया जाता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। यह क्या होता है और कब लागू किया जाता है? यह तब जारी होता है जब हाई कोर्ट को लगता है कि निचली अदालत यानी कि ट्रिब्यूनल ने जो न्यायालय दिया है या फिर आदेश दिया है वो किसी उसकी शक्ति से परे है, या फिर वह निर्णय में कोई त्रुटि है, तब इसको लाया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1991 में यह प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती थी, 1991 से, ठीक है। क्लियर हो गया। नहीं देखते हैं मुकदमा के दौरान क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है, और मुकदमा सुनने के बाद क्या होता है? सेटराइव, ठीक है। प्रोहिबिशन मतलब स्टे ऑर्डर, और दोनों में अंतर बता दे रहा मैं, ठीक है। इसमें प्रोहिबिशन और सेटराइव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा आता है क्यू वारंटो मतलब अधिकार पृष्ठा। अधिकार पृष्ठा क्या होता है? इसका अर्थ होता है किस वारंट से या फिर किस अधिकार से। क्लियर हो गया। अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद धारण कर लेने पर उसे हटाने हेतु ये याचिका जारी की जाती है। क्लियर हो गया। किस अधिकार से, किस वारंट से, इसका मतलब होता है। क्लियर हो गया। 5 हम लोग रिट पढ़ चुके हैं 5 प्रकार का। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला रिट कौन सा था? पहला रिट हम लोग ने पढ़ा होबियस कर्पस, दूसरा कौन सा था? मेंडेमस था, तीसरा कौन सा? प्रोहिबिशन प्रतिषेध, और चौथा पढ़ा हम लोग उत्प्रेषण, और 5वां अधिकार पृष्ठा यानी कि क्यू वारंटो। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं 32 में। 32 में क्या बोल गया? 32 में बोल रहा है 32 का 3 में बोल रहा है संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालय को भी याचिका जारी करने का पावर दे सकता है, ठीक है। संसद यदि चाहे तो कानून बनाकर अन्य जो न्यायालय है उसको भी याचिका जारी करने का पावर दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। किस आर्टिकल को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का? 32 रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल हाई कोर्ट है, ठीक है। और हाई कोर्ट कितने कौन सा आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो 2 to 6 के तहत, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट करता है 32 के तहत, लेकिन हाई कोर्ट करता है 2 to 6 के तहत, ठीक है। ये भी 5 प्रकार की रिट ही जारी करता है, लेकिन किस मामले में ज़्यादा पावरफुल है उसको चलिए जानते हैं। इसका कारण है जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट वो केवल मूल अधिकारों की रक्षा हेतु ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो मूल अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकार यानी कि अन्य जो विधिक अधिकार है उस पर की रक्षा हेतु भी रिट जारी कर सकता है। क्लियर, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 33 में क्या बोल रहे हैं?
आर्टिकल 33 में बोल रहा है कि अनुशासन व राष्ट्र सुरक्षा हित में सेना, गुप्तचर व लोक व्यवस्था से जुड़े लोगों की मूल अधिकार को संसद विधि बनाकर सीमित कर सकती है, यानी कि कमी कर सकती है। क्लियर हो गया? सेना हो गया, गुप्तचर हो गया, फिर लोक व्यवस्था से जुड़े लोगों को मूल अधिकार को उसमें सीमित कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद विधि बनाकर। ठीक है, वो आर्टिकल 33 में आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 34, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ का जिक्र है। कौन सा? मार्शल लॉ का जिक्र 34 में है, यानी कि सेना का शासन। मार्शल लॉ का अर्थ क्या होता है? सेना का शासन। मार्शल लॉ लागू होने से नागरिकों को हुई नुकसान की भरपाई हेतु संसद विधि बना सकती है। क्लियर हो गया? यहाँ पर संसद विधि बना सकती है। मार्शल लॉ से हुई जो क्षति होता है उससे नागरिकों को नुकसान की भरपाई करने हेतु संसद विधि बना सकती है। क्लियर? सेना ने न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहा था, सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहा था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में क्या बोल रहा है? आर्टिकल 35 में बोलता है कि अनुच्छेद 16 का 3, 32 का 3 और 33 और 34, ये टोटल 4 अनुच्छेद के संदर्भ में संसद को विधि बनाने का एकमात्र अधिकार है। राज्य विधानमंडल को नहीं है इसमें अधिकार। ठीक है, सिर्फ संसद को अधिकार है और राज्य विधानमंडल को नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? लास्ट बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आर्टिकल जो 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी जितने भी है वो भारत में जितने जन होंगे सबके लिए प्राप्त है, लेकिन ये जो 5 आर्टिकल है 15, 16, 19 और 29, 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग का जो मूल अधिकार था वो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।